ओके गाइस, अब तक हमने कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थ्योरेटिकल पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सारी चीज़ें एक बार के लिए हमने पूरा कंसेप्ट गो थ्रू कर लिया है। पर अभी तक हमारा फिर भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो भी हमें कवर करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज़ के मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो अपन उन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें इसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके दिखानी है। ओके, तो मेरे साथ साथ देखिएगा। 31/3/2024 का डेटा दे रखा है हमें और 31/3/2025 का डेटा दे रखा है। मतलब एक हमारा करंट ईयर है, एक हमारा प्रीवियस ईयर है। दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखना होगा कि क्या हमारा करंट असेट बढ़ा है, घटा है, हुआ क्या है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, इसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से। लेट्स गो। सबसे पहले हमारे पास डेटर्स दिए हुए हैं। हमारे डेटर्स लास्ट ईयर 50,000 के थे, लेकिन अब हमारे डेटर्स 40,000 के रह गए हैं, विच मीन्स कि हमारे कुछ डेटर्स ने हमें पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट कर दिया है तो हमारा कैश आया होगा, और जब कैश आता है तो हम उसको ऐड करते हैं। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं। अब है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है? करंट असेट। तो करंट असेट, अगर हमारी करंट असेट पहले 10,000 की थी, अब बढ़ के 12,000 की हो गई है, विच मीन्स हमारे करंट असेट में इंक्रीज हुआ है। और जब हमारा करंट असेट बढ़ता है तो इसका मतलब हमारा पैसा गया है हाथ से, और जब हमारा पैसा हाथ से जाता है तो ये कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए हम इसे लेस करेंगे। अब उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स हमारे लिए हमारी करंट लाइबिलिटी है। पिछले साल 25,000 का था, इस साल 20,000 का ले गया, विच मीन्स कि हमने 5,000 का पेमेंट कर दिया है। और जब 5,000 का पेमेंट कर दिया है तो ये भी हमारे लिए आउटफ्लो है, ये भी लेस होगा। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। पहले 800 की थी, अब 1,000 की हो गई है, विच मीन्स हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपके लिए इनफ्लो माना जाएगा। तो ये आपका इनफ्लो है, तो इसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड और लेस क्या करना है वो समझिएगा। ऐड और लेस ये नहीं है कि करंट ईयर का आप अमाउंट ऐड लेस कर दें, इनके बीच का डिफरेंस आपको ऐड लेस करना है। ध्यान रखिएगा, 1,000 ऐड नहीं होगा, इनके बीच का 1,000 माइनस 800, जो 200 रुपये आया है वो ऐड होगा। यहाँ 5,000 लेस होता, यहाँ 2,500 लेस होगा, और वहाँ पे 10,000 ऐड होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड और लेस क्या होंगे। प्लीज़ इन डिजिट्स में, इन फिगर्स में कंफ्यूज मत होइएगा। तो 200 आप ऐड कर देंगे। अब हमारे पास है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी हमारे लिए एक तरीके का लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है पहले 40,000 की थी, अब 25,000 की रह गई, विच मीन्स हमने हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है। और जब लाइबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं तो आपने 15,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ करी है, तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, इसलिए आप इसको भी लेस करेंगे। अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम क्या होती है। अनर्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपको मिल तो गई है लेकिन आपने अभी तक कमाई नहीं है, विच मीन्स कि जिस चीज़ के बदले में आपको पैसा मिलना था, आपने वो चीज़ अभी तक उस बायर को दी नहीं है, सिर्फ आपको उस बायर ने उस गुड्स का पैसा दे रखा है। तो आपकी इनकम तो है, पर वो अनर्ड है, अभी तक आपने उसका कंसीडरेशन पार्ट पूरा नहीं किया है। उसी तरीके से अक्रूड इनकम ऐसी है कि आपने आपकी तरफ का पार्ट पूरा कर दिया है, अब बायर को आपको पेमेंट करना बाकी है, तो विच मीन्स बायर हमारे लिए वो एसेट हो गया है। तो अक्रूड इनकम हमारे लिए करंट एसेट होती है। 6,000 की थी, अब 7,000 की हो गई है, मतलब हमारे लिए ये आउटफ्लो हो गया है। ठीक है गाइस, तो 1,000 का हमारा आउटफ्लो है, ये लेस हो जाएगा। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक बार इसके आंसर को देखिए। इस आंसर में समझिएगा, सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1,30,000 का, तो सबसे पहले हमने ये लिखा 1,30,000 का। उसके बाद डिक्रीज इन करंट असेट, हमारे डेटर्स में डिक्रीज हुआ था, तो हमने वो लिखा है यहाँ पे, डेटर हमने कंसिडर कर लिए। अब उसके बाद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी,
करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, वो हमने कंसिडर कर लिया। इंक्रीज इन करंट एसेट, हमारे बिल्स रिसीवेबल बढ़ गए, अक्रूड इनकम बढ़ गई, तो ये हमने लेस कर दिया। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, हमारे क्रेडिटर घट गए थे, बिल्स पेबल घट गए थे, विच मीन्स कि हमने इनका पेमेंट किया है। ओके गाइस, तो आपको ये भी क्लियर हो गया है। ये सब कुछ ऐड और लेस करने के बाद जो आपके पास अल्टीमेट अमाउंट आता है वो आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो ये जो डेटा आपको दे रखा है उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कीजिए, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी जो हमारे को ये जितना भी डेटा दे रखा है उससे हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात ऑपरेटिंग में हो चुकी है बेटा, ठीक है। तो अब जो हमारा नॉन करंट वाला पार्ट है ना वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, हमने खरीदा है तो ये तो क्लियर बात है, आपका कैश गया है तो ये आपका आउटफ्लो है। फिर उसके बाद मशीनरी आपने परचेज करी है तो ये आपका आउटफ्लो है, वहीं आपने बेची है तो ये आपका इनफ्लो है। बेचोगे तो पैसा आएगा और खरीदोगे तो पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपने अगर खरीदा है तो आपका आउटफ्लो है, और आपने बेचा है तो आपका इनफ्लो है, और पेटेंट्स आपने बेचे हैं तो ये आपका इनफ्लो है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, आपने लास्ट क्लासेस में भी नोटिस किया होगा, मैंने आपको हर बार एक चीज बोली है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है उसके अंदर से लेस होता है ये, पर ये यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे ये ऐड किया जाएगा क्योंकि ये आपका इनफ्लो है। मेरी बात समझना बेटा, ऑपरेटिंग में सिर्फ वही इनकम वही कैश फ्लो आपको रिकॉर्ड करना है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो वहां पे आपने प्रॉफिट में बिना बात इसको ऐड कर रखा था, इसलिए हम इसे लेस करेंगे वहां पे, लेकिन ये ऐड कहाँ होगा, इस जगह पे आके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज तेरे को मिल रही है ना बेटा तो वो भी अपन यही कंसिडर करेंगे, ठीक है। डिविडेंड आपको मिल रहा है, आपने 10,000 यहाँ पे ऐड करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको ऐड करना है। और डिविडेंड पेड, अब ये चीज क्यों नहीं, ये यहाँ कंसिडर ही नहीं होगी क्योंकि ये चीज रिलेटेड है आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्यों रिलेटेड है बेटा, आपने इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, और जब आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो उस पर आप डिविडेंड दोगे, और वो इक्विटी शेयर इशू करना आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर इक्विटी शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये 50,000 का अमाउंट यहाँ कंसिडर ही नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, दूसरा मशीनरी है, तीसरा इन्वेस्टमेंट है, चौथा पेटेंट है, और फिर ये बचे हुए 2 हैं, ये आप कंसिडर करोगे। इन 5 चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आपके पास आपका इन्वेस्टिंग आएगा। तो एक बार आंसर में देखते हैं, देखिए परचेज ऑफ लैंड आपका आउटफ्लो है, हमने लेस कर दिया यहाँ पे। परचेज ऑफ मशीनरी भी आउटफ्लो है, ये भी लेस कर दी है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, आपको पैसा मिला है मशीनरी बेचने से तो ये ऐड हो गया है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका आउटफ्लो है तो ये यहाँ से लेस हो गया है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है वो आपका इनफ्लो है, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट भी आपका इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी आपका इनफ्लो है तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा? चलो, और ये सब निकालने के बाद आपके पास निकल के आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट। तो अब तक हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं जिसके अंदर एक हमने देखा ऑपरेटिंग का, दूसरा देखा है इन्वेस्टिंग का। आई होप कि ये 2 मेजर पार्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आपके कैश फ्लो में सिर्फ एक ही सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन होता है बेटा, वो होता है ऑपरेटिंग, क्योंकि उसके अंदर आपने को 3 चीज़ें संभालनी होती है। पहला नॉन कैश, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग, तीसरा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब आप ये तीनों चीज़ें एडजस्टमेंट कर देते हो तो आपका ऑपरेटिंग निकल के आ जाता है, और ऑपरेटिंग आने के बाद इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग निकालना तो बहुत ईजी होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब बारी आती है
अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन की। तो एक बार के लिए आप इस जो अपन ने ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको गो थ्रू कीजिए, फिर उसके बाद हम फाइनेंसिंग पे आते हैं। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल हमारा 7 लाख का था, इस साल हमारा 12 लाख का हो गया, विच मीन्स कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से बड़ा है, और बड़ा है तो आपका इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है तो ऐड होगा। अभी के लिए हम इस चीज़ को इनफ्लो कंसिडर कर रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट्स भी आ जाएं, ठीक है गाइस। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका, 1000 का था पिछले साल, इस साल हमारा नील है, विच मीन्स कि हमने यहाँ पे इसे रिडीम कर दिया है, और रिडीम कर दिया विच मीन्स हमने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया है तो ये हमारा आउटफ्लो है, ये माइनस होगा। 9% हमारे डिवेंचर्स हैं, पिछले साल कुछ भी नहीं थे, इस साल आ गए, विच मीन्स हमने डिवेंचर्स इशू किए बेटा 9%, और ये हमारे लिए इनफ्लो है, ठीक है, तो ये ऐड होगा। ओके, अब 7% डिवेंचर्स हमारे पास पिछले साल थे 1 लाख के, इस साल कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो ये मतलब हमने पेमेंट कर दिया, ये हमारे लिए आउटफ्लो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, समझ बड़ा बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ये बढ़ रहा है इतना ही है, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं, आपने कैपिटल अकाउंट्स में सीखा, कंपनी अकाउंट्स में सीखा था कि कोई भी शेयर या कोई भी डिवेंचर आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो, शेयर आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो प्रीमियम पे आपको एक्सेस पैसा मिलता है, रिडीम करते हो अगर प्रीमियम पे तो एक्सेस पैसा देना पड़ जाता है। यहाँ पे ये जितना भी बात हुई है ना बेटा, ये पूरी बात फेस वैल्यू पे है, इसका कितना मिला है कितना गया है वो नहीं है, ये बात पूरी फेस वैल्यू पे है, इसको समझना। अब इसकी हम डिटेल समझते हैं। सबसे पहला, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, ओके 2% पे इक्विटी शेयर इशू हुआ है, ठीक है हमने मान लिया। 8% जो हमारे प्रेफरेंस शेयर थे यहाँ पे जो रिडीम हुए हैं, वो रिडीम हुए हैं बेटा प्रीमियम पे, 8% प्रेफरेंस शेयर आपके प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, आपका 1 लाख का शेयर था, 2% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, विच मीन्स जो आपका 1 लाख का शेयर था ना, प्लस करेंगे इसमें 2%, ये 1,02,000 रुपये का आउटफ्लो लेके गया है, ठीक है, तो आपका 1 लाख नहीं जाएगा आउटफ्लो में से, 1,02,000 जाएगा आउटफ्लो में से, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखेंगे। 9% जो डिवेंचर हैं वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1% पे इशू हैं डिस्काउंट के। तो मेरी बात समझना, आपके यहाँ पे डिवेंचर्स थे ना बेटा, वो 2 लाख के थे, ये 1% डिवेंचर 1% डिस्काउंट पे इशू है, मतलब आपको जो पैसा मिला होगा वो कम मिला होगा, 2 लाख तो फेस वैल्यू है, तो 2 लाख माइनस 1%, तो ये आपको जो पैसा मिला है वो मिला है 1,98,000, समझना मेरी बात। तो इनफ्लो आपका 1,98,000 है, ना कि 2 लाख। उसी तरीके से आउटफ्लो आपका 1,02,000 है, ना कि 1 लाख। ये क्लियर हो रहा है? तो हमने ये देखा कि अगर हम डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हैं या हम प्रीमियम पे या डिस्काउंट प्रीमियम पे हम रिडीम करते हैं, तो हमारे लिए आउटफ्लो इनफ्लो एकदम से बदल जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये फेस वैल्यू दे रखी है उनको आप कंसीडर कीजिए, लेकिन साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखना मत भूलिए, अदरवाइज आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके हिसाब से आपने क्वेश्चन एकदम सही अटैम्प्ट किया है, लेकिन जब आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना भूल जाते हैं या इनको कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर वो पूरा का पूरा जो आपने जितना भी कैश फ्लो निकाला है वो पूरा गलत हो जाएगा, एट दी एंड आपका फिगर मैच नहीं होगा। चलिए, हमने फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड वाला देख लिया इंफॉर्मेशन, थर्ड वाला भी देख लिया। थर्ड वाले के अंदर हमारा 7% जो डिवेंचर है वो हमने रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। समझिएगा, हमारा 1 लाख का डिवेंचर है और ये 1 लाख का जो डिवेंचर है वो हमने रिडीम किया है 5% पे, विच मीन्स आपने 1,05,000 रुपये दिए हैं उसको रिडम्पशन के टाइम पे। तो यहाँ पे 1 लाख प्लस 5% आप पैसा दे रहे हो उसको अगले को, तो ये समझना आपका आउटफ्लो 1,05,000 का हुआ है, ना कि 1 लाख का। तो आपको ये सारे फिगर्स ध्यान रखने होंगे। आप प्लीज़ ये वर्किंग, सबसे पहले ये वर्किंग आप आपके आंसर शीट के पीछे कीजिएगा, उसके बाद उसी वर्किंग को वर्किंग नोट की तरह दिखा के एकदम साफ एंड राइटिंग में अगर आप वर्किंग नोट दिखाते हैं, आपके वर्किंग नोट के मार्क्स हैं, आप समझिएगा वर्किंग नोट आपका एटलीस्ट 30% मार्क्स आपके जो आंसर है
जो क्वेश्चन है उसका 30% मार्क्स आपका वर्किंग नोट का होता है। तो वर्किंग नोट बहुत क्लियर बनाइएगा इन सारी चीज़ों को समझते हुए, ठीक है। फोर्थ वाला देखेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। 2.5% आपने अंडर राइटिंग कमीशन भी दिया है। तो मेरी बात समझिएगा, 7 लाख का आपका पिछले साल का था अमाउंट, ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल का 7 लाख का था, 12 लाख का आपका इस साल हो गया, फर्क आया है कितना, 5 लाख का। तो अगर 5 लाख का फर्क आया है तो 5 लाख में सबसे पहले इसने ये भी बोला है कि आपने 2% प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 2% प्रीमियम हमें मिला होगा। तो 5 लाख का 2% कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। तो 10,000 तो आपके लिए इनफ्लो हो गया, लेकिन वही ये क्या बोल रहा है वो भी पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट में कि अंडर राइटर को कमीशन भी पे कर रहा है, और कमीशन हमारे लिए खर्चा, और खर्चा हमारा आउटफ्लो होता है 2.5% के हिसाब से, मतलब 12,750, ठीक है बेटा। तो 12,750 का हमारा आउटफ्लो भी हो गया, ठीक है। तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वो समझिएगा, एंड रिजल्ट हमारे पास आया है 4,97,250, ठीक है। ये अमाउंट वहां पे कंसिडर किया जाएगा, ना कि 5 लाख। बच्चे 5 लाख ठोके आएंगे और 5 लाख लिखने के बाद उनको पता चलेगा कि ये दो अमाउंट तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किए, इसके ही तो नंबर थे। यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिस कर दिया, ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर। 7,000 का आपने इंटरेस्ट पेड किया है, क्लियर आपके लिए क्या है, आउटफ्लो, ठीक है बेटा। और आपने वही डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, ये भी आपका क्या है, आउटफ्लो, ठीक है। तो आपको अब ये पता चल गया क्या क्या इनफ्लो है क्या क्या आउटफ्लो है। अब आते हैं अपन सीधे, ये नोट पढ़ लेते हैं, अंडर राइटर कमीशन 12,750, 10,000 ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है बेटा। चलो अब इसको पढ़ते हैं। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 4,97,250 कैसा आया है हमें अच्छे से पता है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,02,000, ये 1,02,000 कैसे आया है वो भी हमें अच्छे से मालूम है क्योंकि हमने यहाँ पे वर्किंग दी है। 1,98,000 की वर्किंग भी हमने यहाँ पे दी है। 1,05,000 की वर्किंग ये भी हमने यहाँ पे दी है, ठीक है। 7,000 हमें क्लियर दिया हुआ है, 8,000 हमें क्लियर दिया हुआ है, और जो आखिरी में 4,73,250 आया ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ कैसे हुई है, ठीक है। अब एक बार के लिए इस पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए ताकि आपको आइडिया हो, फिर हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन समझेंगे एंड देन उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए पूरी तरीके से ओवर है। आप घर पे इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको और क्वेश्चन आंसर्स और क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ हमें डीएम कीजिए, हम आपको क्वेश्चंस भेजेंगे। ओके गाइस, आई होप आपने तीनों क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए होंगे। अब आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टिंग से कैसे निकालते हैं, और फाइनेंसिंग कैसे निकालते हैं। अब हम तीनों को एक साथ एक बड़े क्वेश्चन में लेके चलेंगे तो हमें आइडिया बढ़ेगा कि अगर तीनों एक साथ आते हैं तो हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एक तरीका कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ोगे कैसे, चलिए साथ में एक बार इसे रीड आउट करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 17। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमें दे रखी है शेयर होल्डर फंड में। सबसे पहले शेयर कैपिटल आते ही आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ओके। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा तो जैसे आप जब आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज फाइनेंसिंग में जाएगी, कौन सी ऑपरेटिंग में और कौन सी इन्वेस्टिंग में। हमें पता चल गया शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा। अब हमें सीधा ये देखना है कि हमारा शेयर कैपिटल पिछले साल से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 2024 के अंदर और 25 के अंदर हमारा 2024 में था 8 लाख का, जो बढ़ के 25 लाख हो गया है। मतलब हमारा शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा है, 4 लाख से, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ नहीं है आपका बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले आपका 4 लाख का पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल प्रॉफिट 3,50,000 का रह गया, विच मीन्स 50,000 का आपका माइनस में, मतलब लॉस है 50,000 का। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? चलो गुड। तो हम स्टार्ट 50,000 से करेंगे, ठीक है गाइस। अब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स।
नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं आप ऑपरेटिंग में, नॉन करंट लाइबिलिटी जाती है आपकी कहाँ पे, फाइनेंसिंग के अंदर। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है ये फाइनेंसिंग के अंदर जाएगी। आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ताकि आप उस चीज़ को हैंड टू हैंड वहाँ लिख सकें। क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लीजिए कि कौन सी चीज़ किस जगह जा रही है। जैसे आपका रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरू होने पे। चलिए, आपका पिछले साल 3,50,000 का था बोरिंग, इस बार 440 का हो गया, मतलब आपने बोरिंग्स उठाई हैं। ठीक है, तो आपके लिए इनफ्लो है। चलिए गाइस, ओके, करंट लाइबिलिटी में आते हैं। पहली चीज़, करंट लाइबिलिटी कहाँ ट्रीट करी जाएगी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए, करंट लाइबिलिटी जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो आपका पिछले साल 50,000 का था लाइबिलिटी, इस साल आपका 60,000 का हो गया, मतलब आपका इनफ्लो हो गया 10,000 का। ठीक है बेटा, तो ये ट्रेड पेबल आपका 10,000 का इनफ्लो है। ओके, चलिए अब देखते हैं एसेट साइड में आते हैं। ध्यान रखिएगा जैसे अपन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको वैसे ही पढ़ना है, ताकि आपको पता रहे कौन सा अलग अलग एक्टिविटीज में उसको आप शुरुआत से ही बाइफिकेट करते हुए जाइए। उससे क्या होगा, जब आप आंसर करने के लिए जैसे ही आंसर करने जाएंगे आपके लिए एक क्लैरिटी रहेगी चीज़ को पढ़ने में, आपको बार बार उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ने के बाद यू नो कि आपको कौन सी चीज़ किस एक्टिविटी में डालनी है। चलिए एसेट की साइड आते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट असेट्स, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, ये जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फिक्स टेंजिबल एसेट, हमारा टेंजिबल एसेट बड़ा है, बड़ा है मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है मतलब कैश आउटफ्लो। ठीक है बेटा, तो आपका ये आउटफ्लो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये जाएगा आपका करंट एसेट वर्किंग कैपिटल में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 1 लाख का था 2 लाख का हो गया। वर्किंग कैपिटल आपका एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया मतलब आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा मतलब ये हो गया आपका आउटफ्लो। क्या ये चीज़ क्लियर हुई बेटा? ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए आपका एसेट है, और जब आपका एसेट बढ़ जाता है तो ये आपका आउटफ्लो होता है। ठीक है बेटा, ये भी आउटफ्लो हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका कम हुआ है मतलब इनफ्लो है। ठीक है बेटा, अब आपको ये पता है कि बैलेंस शीट पढ़ने के बाद आपने ये चीज़ तो डिसाइड कर ली कि कौन सी चीज़ किस जगह पे जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है या नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा, ये बोल रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको एक बार देखते हैं। द कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग। बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग एक बार जरा आना, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, और ये खर्चा और कुछ नहीं है, ये आपके लिए आउटफ्लो है। ठीक है बेटा, चलिए डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट 1,20,000, ये है नॉन कैश, और नॉन कैश आप क्या करते हो, वापस से ऐड बैक करते हो। ठीक है बेटा, तो इसको ऐड करेंगे। ओके, एक और चीज जो आपने प्रॉफिट में से लेस करी थी वो थी आपका इंटरेस्ट जो आपने पेमेंट किया, तो इस इंटरेस्ट को भी आप ऑपरेटिंग में, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो इसको भी आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो ये दो चीजें आपकी ऑपरेटिंग में ऐड होगी और फाइनेंसिंग में से लेस हो जाएगी ये एक्टिविटी पर्टिकुलरली। क्या ये चीज़ क्लियर हुई बेटा? ठीक है, अब ज़रा इसको एक बार आंसर को गो थ्रू करते हैं ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी आए। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 50,000 का आपका लॉस है बेटा। ठीक है, अब आप इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले नॉन कैश है आपका टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन, उसको वापस ऐड बैक करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसको ऐड बैक करेंगे। जैसे ही आपने ये किया आपका 1,06,000 आया। 1,06,000 आने के बाद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकल के आया ये 1,06,000। अब इसके अंदर आप इंक्रीज इन, अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस कंसीडर करेंगे बेटा। सबसे पहले इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज हुई है, हम इसे ऐड करेंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट को हम लेस करेंगे, ये दोनों लेस हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे भी बात करी थी,
इंक्रीज इन करंट एसेट आपके लिए आउटफ्लो है, दोनों के दोनों यहाँ पे लेस हो गए। ठीक है बेटा, चलिए इससे निकल के आया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आया है 64,000 माइनस में, मतलब हमारा आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से। अब बारी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ आपने एक टेंजिबल एसेट खरीदी है, लेकिन मेरी बात समझिएगा, टेंजिबल एसेट खरीदी तो है लेकिन इसका जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आइए। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 9 लाख बेटा, और क्लोजिंग भी दे रखा है। ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें दे रखा है। जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया ना, ये वो अमाउंट है जो आपने करंट ईयर में खरीदा है, और करंट ईयर में 4,20,000 खरीदा है, ना कि 5 लाख। ठीक है, या कितना था ये, हाँ ठीक है बेटा, आपने 4,20,000 खरीदा है, ना कि 3 लाख। ओके, चलो ये भी कंसीडर कर लिया हमने। तो हमारा पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी कैश फ्लो निकल के आया जो नेगेटिव में है। ओके बेटा, अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल इशू किया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और उसके बाद भी हमारे पास पेमेंट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो इंटरेस्ट जो आपने, अब मैंने वहां बात समझना, जो हमारा ऑपरेटिंग में वापस से एडबैक हुआ था वो यहाँ लेस हो रहा है। लेस अल्टीमेटली होगा ही होगा, लेकिन जगह कौन सी होगी वो हमें देखनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेस हुआ है और यहाँ पे हमने इसी चीज को ऐड बैक कर दिया था। ठीक है बेटा, चल तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का निकल के आया। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 64,000 को, 4,20,000 को माइनस के, और हमारे 4,54,000 को। तो ये हो जाएगा जो आपका आया है सी वाला, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है बेटा, अब उसके अंदर आप ओपनिंग, जो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस है जो कि आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3,70,000, उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके साल भर में आपके पास होना चाहिए था वो निकल के आ जाएगा वैल्यू। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? पक्का? आपके पास हर एक वैल्यू कैसे डिराइव हो रही है आपको पता है, हर एक चीज आपको मालूम है, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको पता है। आई होप कि आप इस पूरे पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करेंगे। मैं पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आई होप आप इस पूरे इस पीडीएफ को तो गो थ्रू करेंगे, साथ के साथ आप आपकी बुक्स को भी गो थ्रू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।